नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 7 फेब 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। ये जो हमारा पहला आर्टिकल है, ये क्या हुआ है, यूएस के द्वारा कुछ इंडियन को वापस डिपोर्ट कर लिया गया। इससे रिलेटेड है। क्या मुद्दा हुआ है, अमेरिका में अभी है ना, जो इमिग्रेशन के रूल होते हैं, इमिग्रेशन के नियम होते हैं, इनको कठिन कर दिया गया है। अब इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन, अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका की वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिका ने ये वीज़ा प्रोसेस है, इसको काफ़ी कठिन कर दिया है। आप अमेरिका में, अब अगर आपको अमेरिका का वीज़ा लेना है तो ये प्रोसेस काफ़ी टफ हो गया है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डोंकी प्रोसेस से। डोंकी प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से जाते हैं साउथ अमेरिका जाते हैं, फिर वहाँ से साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से फिर पैदल चलते चलते अलग अलग प्रकार से ये अमेरिका पहुँच जाते हैं। तो अमेरिका में इमिग्रेशन के नियम वैसे ही टफ है, तो इस प्रोसेस से जाते हैं। तो ये क्या इलीगल रूप से जा रहे हैं। अब ये जो इलीगल रूप से जा रहे हैं ना, तो अमेरिका के द्वारा इन लोगों की पहचान करी गई। ये कुछ लोग हैं, इनको पकड़ा गया, 200 लोग थे, इनको पकड़ा गया और पूछा गया कि भाई आप कहाँ के हो। तो इन्होंने बताया हम भारत के हैं। भारत की सरकार के पूछा गया क्या ये लोग आपके हैं, तो भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये लोग हमारे देश के हैं, इसे वापस भेज दो। क्योंकि अमेरिका में तो रह नहीं सकते, वहाँ पे अमेरिका ऐसे रखेगा नहीं जो इलीगल रूप से आए हैं। तो अमेरिका ने इनको वापस डिपोर्ट कर दिया है, इंडिया के लिए भेज दिया गया। तो ये पूरा आर्टिकल इससे रिलेटेड है। इसमें कुछ टर्म है वो आपके लिए काम की हो सकती है। एक ये डंकी प्रोसेस, शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी, उसके बाद में काफ़ी चर्चा में रहा था डंकी प्रोसेस। तो डंकी प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अमेरिका ये इमिग्रेशन के रूल है वो टफ क्यों करता जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है यूएस और चाइना, इन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चला आ रहा है। ये लंबे समय से चला आ रहा है। पिछली बार जब ट्रम्प वापस वो बने थे ना प्रेसिडेंट, तब इनके बीच में स्टार्ट हुआ था। फिर बाइडेन बने तब ये खत्म हो गया। अब वापस ट्रम्प बने तो ये वॉर स्टार्ट हो गया। इसमें क्या होगा, अमेरिका चाइना पे प्रतिबंध लगाएगा, चाइना अमेरिका पर प्रतिबंध लगाएगा। किस चीज़ों पर, व्यापार पर। अमेरिका की चीज़ को चाइना में जा रही है, चाइना उस पर प्रतिबंध लगा देगा। जैसे अमेरिका ने, चाइना ने अभी क्या किया, जो गूगल कंपनी है ना उस पर जाँच बिठा दी है। और सेम अमेरिका यही करता है, जो चाइना से चीज़ें आती है तो इस प्रकार का दोनों के बीच में ट्रेड वॉर है वो चलता रहता है। हमारे ये काम का है नहीं, हमारे काम का है, भारत पे असर पड़ता है वो सारी चीज़ें है, बट इस आर्टिकल में ऐसा कुछ खास है नहीं। हम बात कर लेंगे, अगर इनके बारे में स्पेसिफिक आर्टिकल आया तो उसमें बात कर लेंगे। चलते हैं तीसरे आर्टिकल में। तीसरा आर्टिकल है ध्रुवीय भालू के बारे में। अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है, ये ध्रुवीय भालू, इस जो ध्रुवीय भालू के फर होते हैं ना, फर, ये जो फर होते हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ये है ना जो फॉर एवर केमिकल होते हैं, हम आगे बात करेंगे फॉर एवर केमिकल क्या होते हैं। तो उनको प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस आर्टिकल को इस तरीके से समझो, ध्रुवीय भालू है, उसके फर मतलब चारों ओर जो बाल वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, चमड़ा वगैरह होता है, उसे फर मान लो, ठीक है। ये जो फर होता है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके माध्यम से ये फॉर एवर केमिकल, हम बाद में देख लेंगे फॉर एवर केमिकल होते क्या है, इनको रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब चर्चा में क्यों है, चर्चा में इस वजह से है कि अभी कुछ रिसर्चर थे, कुछ ज्ञानी बाबा थे, वो करे, उन्होंने खोज करी। कहाँ गई, कहीं पे भी गई, उन्होंने खोज करी। खोज में इन्होंने क्या बताया कि ये जो ध्रुवीय भालू के फर होते हैं, ठीक है, इनमें तेलीय पदार्थ होता है जिसे सीबम कहा जाता है। बार बार ये वर्ड यूज होगा सीबम, तो आपको पता होना चाहिए सीबम क्या होता है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं चित्र बना लेता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल ये ध्रुवीय भालू है। अब आप ये हंसना मत मेरे चित्र पे, ठीक है। ये ध्रुवीय भालू है, इसके चारों ओर फर है, ठीक है। ये बाल वाल जो है चमड़ा वगैरह, इसमें तेलीय पदार्थ होता है, एक ऑयली प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इस ऑयली प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, इस ऑयली प्रोडक्ट को सीबम कहा जाता है, ठीक है। ये सीबम समझ के, सीबम क्या होता है, ध्रुवीय भालू के फर में तेलीय पदार्थ होता है जिसे सीबम कहा जाता है। ये जो फर होते हैं ना, ये ध्रुवीय भालू तो ध्रुव में रहता है, मतलब नॉर्थ पोल में रहता है या साउथ पोल में रहता है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ पर बर्फ़ होती है। बर्फ़ और पानी से भालू की सुरक्षा करता है। ये जो फर होते हैं, बड़े बड़े बाल वगैरह होते हैं, वो भालू की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो है ना फर, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से हेल्प करने में काम आएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। क्या चीज़ हुई है, ध्रुवीय भालू के जो फर होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, सीबम कहा जाता है। सीबम क्या है, सीबम एक तेलीय पदार्थ है, ऑयली प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये तेलीय पदार्थ करता क्या है, ये तेलीय पदार्थ होता है जो केमिकल होते हैं हार्मफुल, उनको रिप्लेस करता है। अब किस प्रकार से करता है, अब वो हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ लो, ध्रुवीय भालू के तेलीय पदार्थ होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सीबम कहा जाता है। ये सीबम क्या करता है, ये बर्फ़ और पानी से भालू की सुरक्षा करता है।
बट साथ ही साथ में एक चीज़ ये समझना, इसका जो यूज है ना, वो कई चीज़ों में हमारे लिए भी हो सकता है। ठीक है, इसका यूज है वो कई चीज़ों में हमारे लिए हो सकता है। ये जो सीबम होता है इसमें स्क्विलिन क्या होता है? स्क्विलिन होता है ह्यूमन, जो इंसान होते हैं, इंसानों का जो तेल होता है वो कैसा होता है? ये फैटी ऑयल होता है। हमारे पास जो तेल होता है, हमारे जो शरीर में तेल पाया जाता है, ये फैटी ऑयल होता है, ये वसा युक्त ऑयल होता है। बट ये ध्रुवीय बालू है, इनके सीबम में ये फैटी एसिड नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इसमें फैटी एसिड होता नहीं है। ठीक है, अब इसकी तुलना की जा रही है PFA से। अब ये PFA क्या होता है और ये किस प्रकार से ध्रुवीय बालू का जो सीबम है वो उसको रिप्लेस करेगा? PFA का मतलब होता है पॉलीफ्यूलोक्लेनिक सब्सटेंस, पर पॉलीफ्यूलोक्लेनिक सब्सटेंस। अब ये क्या होता है? पर पॉली सब्सटेंस, ये होता है क्या है? अब इसको ऐसे समझो, PFA क्या है? PFA एक कार्बनिक पदार्थ है, एक पदार्थ है। ठीक है, ये एक प्रकार का केमिकल ही समझ लो, एक कार्बनिक पदार्थ है या एक प्रकार का केमिकल है। अब ये केमिकल करता क्या है? इसका उपयोग कहाँ होता है? इसके माध्यम से नॉन स्टिक कुकवेयर, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जो चूल्हा होता है उस पर जो ये तवा वगैरह चढ़ाए जाते हैं वो नॉन स्टिक होना जरूरी है। नॉन स्टिक नहीं होगा तो वो खाना नहीं पकेगा। फिर जो कपड़े होते हैं, कई प्रकार के जल विसर्ग वाले कपड़े होते हैं, जो दाग प्रतिरोध वस्त्रों पर दाग लग जाते हैं उनको हटाने के लिए। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में भी इसका PFA का यूज होता है। ठीक है, सौंदर्य जो प्रसाधन मेकअप वगैरह करते हैं ना लड़कियां, तो उनमें भी इसका उपयोग होता है। तो PFA का यूज इन जगह होता है। अब यूज हो रहा है, इसका मतलब अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर बुरा है, केमिकल नुकसान हो रहा है तो वो खराब है। तो यूज तो हो रहा है बट ये हानिकारक है, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। पर्यावरण में लंबे समय से बना रहता है। ठीक है, लंबे समय से इनका विघटन नहीं होता तो हानिकारक होता है। अब ये PFA है ना, इसकी जगह ध्रुवीय बालू के जो सीबम होता है उसका उपयोग किया किया जा सकता है। रिसर्चर से उन्होंने पता लगाया कि जिस प्रकार से आप PFA क्या है? PFA एक कार्बनिक पदार्थ है, एक केमिकल युक्त पदार्थ है जिसका उपयोग कुकरवेयर में किया जाता है, कुकवेयर में किया जाता है, दाग हटाने में किया जाता है, कॉस्मेटिक में किया जाता है, अलग अलग जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। तो आप ये PFA का उपयोग कर रहे हो ना, उसी जगह आप ध्रुवीय बालू के जो सीबम होते हैं, ठीक है, जो पोलर बियर के सीबम होते हैं उसका यूज कर सकते हो। उसका यूज करने के बेनिफिट क्या होंगे? बेनिफिट ये होंगे कि ये जो PFA है इसका नुकसान इसलिए होता है क्योंकि ये केमिकल है, ये लंबे समय तक पड़ा रहता है एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट को कोज करता है, हमारी जो लैंड होता है उसको डिग्रेडेड करता है, ऑयल ये वाटर को पॉल्यूटेड करता है, एयर को पॉल्यूटेड करता है, मतलब हर मामले में हमें नुकसान करता है। जल प्रदूषण कहो, वायु प्रदूषण कहो, हर जगह ये नुकसान करता है। तो उसकी जगह अगर हम ध्रुवीय बालू के पोलर बियर के सीबम यूज करेंगे तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, ये नुकसान भी नहीं करेगा। ये कितनी चीज़ आपको समझ में आ गई? हमने अभी तक क्या बात करी है? हमने अभी तक दो चीज़ें बात करी है। PFA के बारे में बात करी है, ये ध्रुवीय बालू जिसे पोलर बियर भी कहा जाता है, पोलर बियर कहा जाता है। इसका सीबम क्या होता है? सीबम क्या होता है? ये ध्रुवीय बालू के जो फर होते हैं ये ऑयल से बने होते हैं, मतलब ऑयली होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे सीबम कहा जाता है। ये जो सीबम है PFA को रिप्लेस कर देता है। PFA क्या है? PFA एक केमिकल है, एक प्रकार का केमिकल युक्त पदार्थ है। ये यूज कहाँ आता है? ये अलग अलग जगह यूज आता है। कॉस्मेटिक में यूज आता है, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन होते हैं ना, मेकअप वगैरह के, उसमें यूज आता है। कपड़ों पे दाग हटाना, उसमें इसका उपयोग होता है। तो ये सीबम इसकी जगह यूज हो सकता है क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन नुकसान करता है। तो आप इसके यूज से ये सारी चीज़ें बना लो, इसको विकल्प हटा दो तो ये बेनिफिशियल साबित हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब ये देख लो, पॉलीफ्लोरो एल्कनाई पदार्थ ये क्या होता है? ये एक सिंथेटिक रसायन हमने बात करी थी। ये एक केमिकल, एक प्रकार का सिंथेटिक केमिकल है जिसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। अब ये फॉरएवर केमिकल क्यों कहा जाता है? फॉरएवर केमिकल इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बना रहता है, इसको डिग्रेडेशन नहीं होता है। फॉरएवर का मतलब यही होता है लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहना। तो ये एक फॉरएवर केमिकल है, लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बना रहता है, इसलिए एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है और आसानी से विघटित नहीं होता है, आसानी से डिग्रेड नहीं होता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आसानी से नष्ट हो जाती है। कूड़ा कचरा आपने देखा होगा, एनवायरनमेंट जो जमीन में डालो तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है, बट ये आसानी से नष्ट नहीं होता, विघटित नहीं होता है, लंबे समय से पड़ा रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ये देख ले तो
ये सल्फोनिक एसिड होता है ना, वो एक प्रकार का PFA ही है जो फॉरएवर केमिकल के रूप में जाना जाता है, लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहता है। PFA का यूज़ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर में होता है, वाटरप्रूफ कपड़ों में होता है, सौंदर्य प्रसाधन में इसका यूज होता है, अग्निशमन फोम के रूप में जो आग बुझाते हैं ना फोम, उसमें इसका उपयोग होता है। ये पॉइंट आप याद रखना कि PFA होता क्या है। मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। ध्रुवीय बालू का सीबम के बारे में पता रखना, प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। PFA होता क्या है उसके बारे में आइडिया रखना। फॉरएवर केमिकल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। PFA का ठीक है उपयोग कहाँ होता है, ये एप्लीकेशन पे UPSC क्वेश्चन पूछता है कि कोई प्रोडक्ट है उसका यूज़ कहाँ का हो सकता है, तो ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। मेंस में इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, एक बार आर्टिकल देख लेते फिर बात करेंगे मेंस और प्रीलिम में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर इससे चिंता क्या क्या, वही है मृदा प्रदूषण करता है, जल को वायु को अलग अलग जगह ये नुकसानदायी साबित हो सकता है, मनुष्य की जो हेल्थ होती है उसको नुकसानदायी कर सकता है, प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है, साथ ही साथ में हमारी ग्रोथ को प्रभावित करता है और हेल्थ को भी प्रभावित करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायी साबित हो सकता है। अगर लंबे समय तक आप इसके टच में रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायी हो सकता है। ठीक है, अब साथ ही साथ में इन्होंने बात करी है कि हमने ये तो बात कर ली ये सारे नुकसानदायक है, तो उसकी जगह ये ध्रुवीय बालू के सीबम है, इसका उपयोग कर लो। ये जो सीबम होते हैं ये एक तो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, साथ ही साथ में ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब अपने आप ही डिग्रेड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इसका नुकसान भी नहीं होता है। ठीक है, PFA के विकल्प में रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं ध्रुवीय बालू के बारे में, फिर हम बात कर लेंगे कि प्रीलिम में क्या क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड और मेंस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करें ध्रुवीय बालू की तो सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम याद रहे तो रख लो, नहीं तो न रखो तो भी चलेगा, वैज्ञानिक नाम का इतना लोड नहीं लेना है। इसे समुद्री बालू के रूप में भी जाना जाता है। क्षमता कैपेसिटी के बारे में बात करें, कैपेसिटी तो 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरता है, मतलब बहुत ही फास्ट तैरता है। ठीक है, शरीर पर मोटी वसा होती है, वही हमने फर की बात करते हैं जो इसके ठंड में सुरक्षा प्रदान करता है। आवास कहाँ का देखने को मिलता है, ये ठंडे क्षेत्रों में रहता है। ध्रुवीय का मतलब ये होता है ठंडा, तो ठंडे क्षेत्रों में ये निवास करता है। कहाँ का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रूस, अलास्का, आर्कटिक क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन ध्रुवीय भालू के बारे में। महत्व क्या है इसका, इकोलॉजिकल महत्व। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। महत्व की बात करें तो ये एक शीर्ष शिकारी है, हमने कल बात करी थी लॉइन की, उसी प्रकार से ये एक शीर्ष मतलब टॉप का शिकारी, ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर फूड वेब में सबसे ऊपर बैठता है और नीचे वालों को खाता है। और जो आर्कटिक रीजन की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो आर्कटिक समुद्र वगैरह है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसमें संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ये टॉप वाला है मर जाएगा तो नीचे वाले की जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी, तो ये है ना उसको नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक प्रकार का आप इंडिकेटर स्पीसीज समझ लो, यानी सूचना देने वाला, इंडिकेट करने वाला मतलब सूचना देने वाला ये प्रजाति है, तो सूचक कहते हैं। अगर ये बना हुआ है इसका मतलब वहाँ का इकोसिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है। फिर बात कर लेते हैं IUCN की, तो IUCN की ये वनरेबल कैटेगरी में आता है, संवेदनशील कैटेगरी में आता है। ये पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। पोलर बियर है वो IUCN की किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो वनरेबल कैटेगरी यानी कि संवेदनशील श्रेणी में आता है। खतरा क्या है, ये हर किसी का कॉमन होता है, कोई भी स्पीसीज हो कहीं पे भी कुछ पढ़ रहे हो उसके लिए खतरा क्या होगा, सबसे पहले इंसान उसके लिए खतरा होगा, इंसान उसकी क्षेत्र में चला जाएगा। दूसरा उसकी आवास है वो खत्म हो रहा है, ये कॉमन है, इसको रटने की बात ही नहीं, कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि प्रीलिम में क्या क्वेश्चन बनेगा और मेंस में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रीलिम में क्या बन सकता है, एक अलग से पेज ले लेते हैं उसमें बात कर लेंगे। ये पेज है, प्रीलिम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले पोलर बियर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, पोलर बियर क्या है। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विशेषता बताओ आपको। ये IUCN की किस कैटेगरी में आता है वो पूछा जा सकता है। कहाँ कहाँ पाया जा सकता है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में इसके जो फर, हमने सीबम के बारे में बात करी थी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर PFA की बात करी थी, उसके बारे में भी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी PFA के यूज के बारे में भी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूज कर सकते हो आप कि जिस प्रकार से कोई एनवायरनमेंट में अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हम वहाँ पे लिख रहे होंगे कि कोई जैसे कि अपन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हर किसी के विकल्प की तलाश करनी होगी और ये विकल्प होना चाहिए
संधारणीय होना चाहिए, मतलब जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, और ये नुकसानदायक नहीं हो। जैसे हम बात करते हैं कि पीएफए का यूज करते हैं, पीएफए एक प्रकार का केमिकल है, उसकी जगह हमने खोजा है कि ध्रुवीय बालू के जो फर होते हैं वो भी उपयोगी है। तो इस प्रकार का आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकल है, उसकी जगह हमें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है उसके उपयोग को बढ़ाना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना इससे नहीं है, तो इस प्रकार से इसका आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, आसानी से आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल है CCEA ने एथेनॉल की खरीद मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर एथेनॉल का पॉइंट आपको याद रखना है। CCEA क्या है और मूल्य क्यों बढ़ाया है, ये 3-4 पॉइंट आपको समझने हैं। बात करें CCEA की तो ये क्या है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अब ये क्या होती है, आर्थिक मामले, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक के जो मामले होते हैं उसको देख रेख करने के लिए एक कमेटी होती है, इससे CCEA कहा जाता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय, सारे मंत्री बैठते और डिस्कस करते हैं, तो ये इसका नाम है CCEA। CCEA ने क्या किया है, CCEA ने किया है कि एथेनॉल के बारे में आगे बात करेंगे कि खरीद के लिए जो मूल्य होता है, प्राइस होती है, उसको बढ़ाकर 50-60 थी, इसे बढ़ाकर 57 कर दी है। ये रेट इसके बढ़ा दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे क्यों बढ़ाए, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें एक पॉइंट याद रखना है, ये प्राइस याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल याद रखना कि CCEA है, यह एथेनॉल की प्राइस बढ़ा रहा है। तो CCEA की भूमिका क्या क्या है, CCEA और कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि एथेनॉल के प्राइस बढ़े हैं तो किसने बढ़ाए होंगे, तो CCEA ने। फिर कहीं पे आपको ये पूछ लिए कि किसानों को वो MNP दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है ना, MSP, वो कौन बढ़ाता है। ठीक है, तो FRP कौन बढ़ाता है, तो वो आप लिंक डॉट कनेक्ट करो कि नहीं वो चीज़ उसको वो बढ़ाता है, उसको वो बढ़ाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीलिम में पूछे जा सकते हैं, तो एक डॉट कनेक्ट करने में ये हेल्प करेगा। बाकी ये चीज़ें याद नहीं रखनी, इसको गोला मार दो, छोड़ो इसको, गोली मारो। एक पॉइंट इसमें काम का है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, वो एथेनॉल की प्राइस बढ़ा रही है। ठीक है, तो आपको डॉट कनेक्ट करने में हेल्प हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने ये बढ़ाए क्यों हैं। मूल्य तो बढ़ाए हैं, बट क्यों बढ़ाए हैं, कारण की बात करें तो एथेनॉल का यूज़ कहाँ करना है। गवर्नमेंट चाहती है कि एथेनॉल का उपयोग है वो हम कहाँ करें, पेट्रोल में करें। पेट्रोल में क्यों करें कि एक तो पेट्रोल है हम बाहर से खरीदते हैं, हम आसानी से समझ लेते हैं। पेट्रोल हम कहाँ से खरीदते हैं, पेट्रोल को हमको खरीदना पड़ता है बाहर से, जैसे कि गल्फ़ कंट्री वगैरह से हम पेट्रोल खरीदते हैं। बदले में हमें क्या देना पड़ता है, बदले में देने पड़ते हैं पैसे किस में देते हैं हम, पैसे देते हैं डॉलर में। तो अगर पेट्रोल खरीदेंगे ज़्यादा, इसका मतलब हमारे पैसे हैं वो बाहर जाएंगे। तो हमने देखा था हमारा रुपया इससे कमज़ोर होता है, हमारे डॉलर बाहर जाते हैं, हमने कल बात करी थी इसके बारे में। तो पहला नुकसान ये है कि हम ज़्यादा पेट्रोल खरीदेंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमारा इंपोर्ट इससे बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी कारण नहीं, बट मैं समझा रहा हूँ आपको। प्राइमरी कारण क्या है, प्राइमरी कारण है कि पेट्रोल में अगर पेट्रोल का ज़्यादा उपयोग होगा तो इससे उत्सर्जन बढ़ेगा। किसका उत्सर्जन बढ़ेगा, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ेगा। और हमारा टारगेट है कि हमें धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है इससे कम करना है। तो अगर पेट्रोल का डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो उत्सर्जन बढ़ ही रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पेट्रोल के साथ में हम एथेनॉल मिला लेते हैं। एक ये एथेनॉल, ठीक है, और पेट्रोल 20% एथेनॉल है, 80% पेट्रोल, दोनों को मिला के 100% हो गया। अब आप उपयोग करो तो 20% तो पेट्रोल की जो आवश्यकता है वो कम हुई ना, 20% तो इसकी ज़रूरत कम पड़ी, तो अब 80% ही पेट्रोल की आवश्यकता रही है। तो इस प्रकार से ये एनवायरनमेंट के लिए बेहतर साबित हो सकता है। 100% की जगह 20% तो हमें फ़ायदा हो ही रहा है ना। तो इस प्रकार से हमें फ़ायदा होगा कि एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा साथ ही साथ में हमें पेट्रोल का इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। इंपोर्ट कम होगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। तो पहला कोज तो ये है कि ये हमारी इकोनॉमी की दृष्टि से और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए इससे सब चीज़ें की जा रही है। तो उच्च कीमती एथेनॉल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब एथेनॉल है उसकी कीमतें बढ़ा दी है। कीमतें बढ़ाने से क्या होगा, पहले सस्ती चीज़ होती तो आप मिस यूज़ कर लेते, नहीं यार ये फ्री तो है, ये सस्ता तो है, तो इसका मिस यूज़ करो, इसको मरने दो। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए आप है ना उस चीज़ की प्राइस बढ़ा दो। प्राइस बढ़ने से क्या वैल्यू बढ़ जाती है, उस चीज़ की समझ आ जाती है, हाँ ये चीज़ तो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं
इसलिए इसकी प्राइस बढ़ाएगी। दूसरा कारण क्या है, किसानों को लाभ देने के लिए। एथेनॉल बनता किससे है, कोई बताओ एथेनॉल किससे बनता है? एथेनॉल बनता है गन्ना से, ठीक है, सॉरी इससे क्या बोलते हैं, गेहूं से, चावल से। ये कौन देगा, ये किसान देगा। अगर प्राइस इसकी एथेनॉल की प्राइस बढ़ेगी तो इनकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो किसानों को फ़ायदा होगा नहीं होगा? तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा। तो पहला इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, दूसरा किसानों को फ़ायदा करने के लिए, तीसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इससे कच्चे तेल की आयातें कम होगा, ठीक है। कच्चे तेल का अगर आयात कम होगा तो हमारा इंपोर्ट कम होगा, इकोनॉमी के लिए बेहतर हो सकता है। और चौथा हमारे एनवायरनमेंट के लिए यानी पर्यावरण के लिए बेहतर साबित हो सकता है। ये सारे मेंस के पॉइंट में बता रहा हूँ, प्रीलिम में आए ना, मेंस में ये सारे पॉइंट काम आ सकते हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट कहीं पे भी उपयोग ले सकते हैं, बाद में हम एक्सप्लेन कर लेंगे कि किस प्रकार से आप उपयोग ले सकते हो। फिर आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ हमारी विदेशी मुद्रा का बचत हो जाएगा और एथेनॉल का उद्योग है वो मजबूती भी मिल जाएगी, घरेलू उद्योग को मजबूती मिल जाएगी। एथेनॉल की परिभाषा क्या है, परिभाषा याद रख लेना। एथेनॉल के बारे में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इंट्रो में शुरू करना होगा। इंट्रो में क्या शुरू करना होगा, इंट्रो में एथेनॉल के बारे में बताना होगा। तो एथेनॉल एक एथिल एल्कोहल है, परिभाषा में क्या लिख रहा है, एथेनॉल एक एथिल एल्कोहल है। ये कहाँ से बनता है, ये एक जैव ईंधन है जो गन्ना, मक्का, चावल, गेहूँ, बायोमास इन सब से बनाया जाता है। तो एथिल एल्कोहल है, जैव ईंधन है जो इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। चीज़ों का नाम भी याद रखना। मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत है गुड़। गुड़ के बारे में, जोगरी के बारे में समझो, जैगरी क्या बोलते हैं उसको, उसके बारे में समझते हो, उससे ये बनाया जाता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के गुड़ होते हैं, जैसे ए टाइप का गुड़ होता है, बी टाइप का गुड़ होता है, सी टाइप का गुड़ होता है। ज़्यादा यूँ नहीं रखना ए टाइप बी टाइप होता है क्या, बस इतना माइंड में नहीं रखना कि ए टाइप का गुड़ क्या होगा, बी टाइप का गुड़ क्या होगा। इसको नहीं समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट इतना याद रखना 1 2 3 टाइप के गुड़ होते हैं और इसकी जो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। एक टाइप का होगा वो अच्छा होगा, उसमें क्या क्रिस्टल ज़्यादा होंगे और थोड़ा बहुत शुष्क टाइप का होगा। और बी टाइप का क्या है, इसमें भी क्रिस्टल होंगे, ये थोड़ा उससे कम शुष्क होगा। और सी टाइप का क्या है, ये काफ़ी मिक्सचर होगा, मतलब ये शुष्क कम होगा बट ये मिक्सचर ज़्यादा होगा। 3 टाइप के गुड़ होते हैं और ज़्यादा इसके बारे में दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता है नहीं, ऊपर वाली चीज़ें याद रखना। फिर ये कैसे बनता है एथेनॉल, एथेनॉल वही जो गन्ना है, चावल है, गेहूँ है, उनका किण्वन किया जाता है। और किण्वन के बारे में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, कैसे किया जाता है किण्वन, इस प्रकार से छान के उसको उकाल के किण्वन किया जाता है। या फिर क्या बोलते हैं, केमिकल वगैरह से प्रोसेस चला जाता है, पेट्रोकेमिकल जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू भी इसे प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से एथेनॉल को प्राप्त किया जाता है। यूज क्या होता है एथेनॉल के, जैव ईंधन के रूप में यूज हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल के साथ में मिला के इसका उपयोग कर लिया तो जैव ईंधन में यूज हो गया। कीटाणु को नाश करने में भी इसका उपयोग हो सकता है। ईंधन के मिश्रण में, जो हमने देखा था पेट्रोल के साथ में मिश्रण कर लो, फार्मास्यूटिकल में यूज हो सकता है इसका। ये जो दारू वगैरह बनती है उसमें भी इसका उपयोग हो सकता है। ये वो अपने मेकअप वगैरह में भी इसका उपयोग होता है। यार मेकअप तो हर किसी से बनता है क्या, कोई भी चीज़ हो मेकअप उससे बन जाता है, ठीक है यार भाई। रासायनिक संश्लेषण में भी उपयोग होता है। बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होते हैं उसमें भी एथेनॉल का यूज होता है। तो एथेनॉल की यूज बहुत ज़्यादा है। और ये जो सम्मिश्रण किस प्रकार से होता है, सम्मिश्रण में क्या होता है, पेट्रोल लिया उसमें एथेनॉल मिला दिया, तो अलग अलग प्रकार से मिश्रण किया जाता है। एक 20% का मिश्रण होता है, 20% एथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। एक होता है 5% पेट्रोल 93% एथेनॉल और फिर इसमें कुछ मिलाया जाता है। तो ये आपको याद नहीं रखना, तो इतना याद रखना कि एक तो 20% एथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल वाला है और एक 5% पेट्रोल है, 93% एथेनॉल है। इस प्रकार का भी वो पेट्रोल डीजल बनाया जा रहा है, इस प्रकार का ईंधन भी बनाया जा रहा है। तो इतनी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। इसके लिए एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम भी चला जा रहा है। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया है एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम कहो या एथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों चला, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि एक तो हमारा जो उत्सर्जन है उसे कम करना है, हमने अभी ऊपर बात करी थी, आयात कम करना है, विदेशी मुद्रा की बचत करनी है, और जो उद्योग होता है इनको बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो प्रीलिम में क्या क्या बन सकता है। प्रीलिम में डायरेक्ट एथेनॉल का उपयोग पूछा जा सकता है कि एथेनॉल है क्या, इसका यूज कहाँ हो सकता है, किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है, किससे बनता है, ये सारी चीज़ें प्रीलिम में पूछी जा सकती है। मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। मेंस में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा टारगेट है कि हमें है ना कार्बन के एमिशन को कम करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चला जा रही है कि एथेनॉल मिश्रण का प्रोग्राम चला रही है। तो आप
बताइए कि एथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम है क्या, या एथेनॉल किस प्रकार से इसमें मदद कर सकता है, या एथेनॉल की उपयोगिता बताइए, किस प्रकार से ये एनवायरमेंट फ्रेंडली साबित हो सकता है। इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन बोल सकती है। या गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है एथेनॉल प्लस पेट्रोल ईंधन बनाने का, तो ये क्या सहायता कर सकता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इसमें टाइम लगेगा, तो वो सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो कुछ भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको एथेनॉल के बारे में बताना है। एथेनॉल की परिभाषा देके शुरू कर लो। परिभाषा अभी हमने पढ़ी थी, परिभाषा दी थी। उसके बाद में हम क्या बताएंगे, उसके बाद में अगर हमें फ़ायदे पूछे गए तो एथेनॉल के फ़ायदे बता देने हैं कि भाई इससे फ़ायदे पे क्या क्या होगा। इकोनॉमिक हमने फ़ायदा देखा था, एनवायरनमेंट का फ़ायदा देखा था। तो कहीं पे भी अगर आप लिख रहे हो ना, तो आपको ये पॉइंट समझना होगा। मेंस की आंसर राइटिंग में आपको हमेशा पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा फायदा किसका हो रहा है, मतलब अपन कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि भाई मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले मेरी क्या क्वालिटी देखी जाएगी, या तो मैं बॉलर हूँ या मैं बैट्समैन हूँ। फील्डर तो एक साइड की बात होगी ना, मतलब मैं अगर क्रिकेट देख खेलने जा रहा हूँ तो ऐसे थोड़ा ही होगा नहीं यार मैं फील्डर बहुत अच्छा हूँ, मेरे को बॉलिंग बैटिंग नहीं आती है। या फिर मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूँ, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ, तो वो मेरी मतलब इंटरव्यू को थोड़ी देखेंगे, स्टार्टिंग में इंटरव्यू थोड़ी देखेंगे। पहले तो देखेंगे मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट स्टार्टिंग में थोड़ी होगी, पहले तो मेरा टैलेंट देखा जाएगा, मेरे को प्री निकालनी, मेंस निकालनी, इंटरव्यू तो बाद की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों जरूरी प्रोसेस है। तो सेम एथेनॉल जो ऐसे आप कुछ भी आंसर राइटिंग करते हो, कुछ भी लिखते हो कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि क्या सुधार किया जा सकता है, तो सिंपल है कि पॉइंट कौन से ऊपर आने चाहिए, पहली पॉइंट कौन से आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात करी थी आपको बॉलिंग आनी चाहिए, बैटिंग आनी चाहिए, ये जरूरी है ना। तो वैसे कुछ भी आंसर दे रहे हो सबसे पहले जरूरी पॉइंट दो, और लास्ट वाले जैसे जागरूकता वाला, किसी भी क्वेश्चन में अगर जागरूकता फैलानी चाहिए तो वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है। आप पहले पॉइंट में भी लिखते हो कि जागरूकता जरूरी, तो वो एग्जामिनर को क्या लगेगा, या पहले में ये बोल दिया, तो सिंपल बात है, ये तो बाद में भी लिख सकता है। तो पहला पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही होना चाहिए। तो अब अगर हम एथेनॉल के बारे में लिख रहे हैं कि एथेनॉल के बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे पर्यावरणीय लाभ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पर्यावरण से रिलेटेड पूछा गया है। आपको क्वेश्चन की टोन समझनी है कि वो पूछना क्या जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की टोन है ना, वो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड ही है, तो हमारी टोन है वो पर्यावरण से संबंधित है। इसी सबसे पहले आपको लिखना पर्यावरणीय लाभ, पेट्रोल के साथ में एथेनॉल का मिक्सचर किया जाएगा, इससे हमारा जो एमिशन है वो कम होगा, तो ये पर्यावरणीय लाभ है। उसके बाद में क्या लिखोगे, पहला हमारा लाभ पूरा हो गया, दूसरा है किसानों को फायदा हो रहा है। इकोनॉमिक लाभ बाद में है, ये तो बाद की बात है, ये तो बॉलिंग फील्डिंग वाली बात होगी। फील्डिंग अगर नहीं भी आती तो चल जाएगा, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी को फील्डिंग नहीं आती थी, पर वो भी भगवान कहे जाते हैं, तो वो वाला सीन है। तो उस प्रकार के फिर आप किसानों वाले लाभ बताओ, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल लाभ बताओ, उसके बाद में लास्ट है वो आर्थिक बेनिफिट बताते हैं। तो पॉइंट भी लिखने का एक तरीका होता है, पहला पॉइंट कौन सा लिखना है, उसके बाद वाला पॉइंट कौन सा है, उसके बाद वाला पॉइंट कौन सा है, ये हमेशा मैटर करता है। एक तरीका होता है आंसर राइटिंग का हमेशा, कि अगर आपको अच्छे नंबर लेने आने हैं तो सबसे ऊपर अच्छी चीज़ें, फिर नीचे नीचे गंदी चीज़ें। वो प्याज भरते ना एक बोरी में, अच्छे अच्छे प्याज ऊपर होते हैं, फिर नीचे थोड़े ठीक ठीक, लास्ट में जाके बहुत खत्म भर देते हैं। तो वैसा वाला अच्छी चीज़ें हमेशा ऊपर होनी चाहिए, पढ़ते ही उसको लगे कि नहीं यार बंदे में कुछ नॉलेज तो है, लास्ट में जाके उसका दिमाग भी है वो एडजस्ट हो जाता है, अपने हिसाब से ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं शो ऑफ जरूरी है, तो एग्जामिनर के सामने भी शो ऑफ हमेशा जरूरी है, हर जगह शो ऑफ तो चलता ही है। तो ये हमारा एथेनॉल के बारे में आर्टिकल हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया, प्रीलिम मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, बन भी जाएंगे तो आंसर कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अब बात करते हैं ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के बारे में। अभी क्या हुआ, बजट 25-26 है वो लॉन्च हुआ है, मतलब पारित किया गवर्नमेंट ने। तो अभी इसके रिलेटेड गवर्नमेंट है वो कुछ स्कीमें लेके आई है, तो अब 2-3 महीने लगातार न्यूज़ में आती रहेगी और हमें पढ़ते रहेंगे। जिसका अभी एग्ज़ाम नहीं है, मतलब 26-27 में दे रहे हैं, वो इनको देखो मत, क्योंकि वापस बजट आते रहेंगे तो आपको लोड लेना नहीं। जिसका 25 में एग्ज़ाम है उनके लिए ज़रूरी है। तो 25 वालों के लिए एक स्कीम आई है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, GCS फ्रेमवर्क। अभी GCS फ्रेमवर्क है क्या, तो GCS फ्रेमवर्क के बारे में अगर बात करें, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करें, तो इसमें क्या होता है, आपको पता है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, जैसे कि SBI है, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक की टाइप तो आपको पता है ना, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होती है, एक प्राइवेट बैंक होती है, ठीक है, इसके बारे में पता होगा। फिर कॉमर्शियल बैंक अलग होती है, मतलब ये अलग अलग टाइप की बैंक होती है, कुछ मतलब समझ लो। और इस चीज़ों को समझ लो आप, अभी प्राइवेट और पब्लिक समझ लो। पब्लिक मतलब जो शेयर मार्केट में है और गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, 51% गवर्नमेंट के पास में, 49% दूसरे लोगों के पास में, तो उसे पब्लिक बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात हो रही पब्लिक बैंक के बारे में। तो पब्लिक बैंक होती है ना, वो क्या करती है, ग्रामीण लोग होते हैं, जैसे SBI क्या करेगी, गांव के लोग हैं,
उनको पता लगेगा एसबीआई को भाई यहाँ के लोग हैं वो ऋण मतलब कोई लोन लेते हैं तो वापस पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। लोन तो ले लिया लेकिन पेमेंट वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका पता लगाने के लिए ये स्कोर निकालती, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर निकालती। क्रेडिट का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि उसकी क्रेडिटेबिलिटी चेक की जा रही है कि वो विश्वसनीय है कि नहीं है, वो लोन लेगा तो वापस करेगा ही नहीं करेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं वो उसके अंतर्गत पता की जाती है। तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का सिंपल मतलब कैसे समझना है, क्रेडिट का मतलब यही होता है, क्रेडिट देख के आप समझ जाओगे। ग्रामीण का मतलब गांव के लोग, क्रेडिट स्कोर मतलब क्रेडिट चेक किया जा रहा है। कौन चेक करेगा क्रेडिट, किसको फर्क पड़ता है, बैंकों को फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। बस इतनी चीज़ याद रखना कि यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक का वर्ड यूज हुआ है। अगर प्रोब्लम में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बैंक बोल दे तो वो गलत हो जाएगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर की बैंक है, वो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के लिए एक आकलन करने के लिए सारी चीज़ें कर रही है। मतलब गाँवों के लोग होते हैं, देखती है कि ये लोन लेके वापस करेगा नहीं करेगा, ये एलिजिबल है कि नहीं, इनको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये पता करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर निकाला जा रहा है। और कौन निकाला, ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक के द्वारा। उद्देश्य क्या है, जो ऋण देता लोन दिया जाता है उस प्रक्रिया को आसान बनाना है। ऋण की जो प्रोसेस होता है, लोन का जो प्रोसेस होता है उनको ईजी बनाना है, पहला उद्देश्य यही है। दूसरा, ऋण चुकाना मतलब लोन दिया जाता है तो वापस चुकाना भी तो होगा, तो उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए कि भाई लोन ले रहे हो तो आप वापस भी दे दो। तो अब ये कैसे दोगे वापस, तो ऐसे लोगों को ही दो जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, तो ऐसे लोगों को दो तो वापस देने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ भी याद रखना। तीसरा पॉइंट है धोखाधड़ी कम हो। अगर आप सब कुछ चीज़ें चेक करके दोगे, आपको लगता नहीं भाई ये विश्वसनीय है इसको देना चाहिए, तो उसको दे दो, तो धोखाधड़ी कम होने की संभावना भी बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में उधारकर्ताओं का सटीक मूल्यांकन है। उधारकर्ता है, कौन लोन ले रहे हैं उसका भी पता चल जाएगा, भाई हाँ ये लोन ले रहा है, ये वापस समय पे चुका रहा है, ये नहीं चुका रहा है, तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये इसके कुछ उद्देश्य थे। ऋण को आसान बना रहा है, वापस ला रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्य के अंतर्गत आती है। तो प्रीलिम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, 25 में बन सकता है, 26 में तो ये इतनी बड़ी स्कीम है भी नहीं और चलेगी भी नहीं। ठीक है, फिर इसके प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव है छोटे ऋण। छोटे ऋण मतलब 1,00,000 2 लाख के ऋण हैं, मतलब मिनिमम 50,000 के ऋण हैं, ऐसे बेसिक ऋण दिए जाते हैं, बेसिक लोन दिए जाते हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, उसमें मजबूत करेगा। माइक्रो फाइनेंस को मजबूत करेगा। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे लेवल पे जो ऋण दिया जाता है, लोन दिए जाते हैं, उसको मजबूत करने का ये काम करेगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ाएगा। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसको कैसे बढ़ाएगा, सिंपल इसका मतलब समझोगे, यूँ होता है कि हर लोगों के पास में लोन लेने की व्यवस्था हो कि वो लोन ले सके, बैंक में उसका खाता हो, बैंक में ट्रांजैक्शन करता हो, तो इसे वित्तीय समावेशन कहा जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। अगर उसके पास नहीं है तो वो इंक्लूजन नहीं हुआ है, तो ये वित्तीय इंक्लूजन को बढ़ावा देगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, क्योंकि चेक किया जाएगा, अगर कोई एलिजिबल है तो उसको लोन दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका वित्तीय समावेशन हो जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, तो उसको भी बढ़ावा देगा। साथ ही साथ में कृषि को, ग्रामीण विकास को और एमएसएमई क्षेत्र को भी लाभ होगा। इनको कैसे लाभ होगा, अगर कोई किसान है तो उसको लोन टाइम पे मिल जाएगा और वो रीपेमेंट सही से करेगा तो वापस भी लोन मिल जाएगा, तो उसका बेनिफिट हो जाएगा। इससे रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्रामीण विकास भी हो जाएगा। और एमएसएमई काम ही कहाँ करती है, एमएसएमई मतलब क्या होती है, छोटी लेवल की कंपनी, मीडियम एंड स्मॉल जो एंटरप्राइज होते हैं उनको एमएसएमई कहा जाता है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो सिविल स्कोर जिस प्रकार से होता है उसी साथ में ये काम करता है। और अगर किसी का सिविल स्कोर अच्छा है तो उसको लोन देना चाहिए, और ख़राब है तो उसको नहीं देना चाहिए, नहीं तो वापस भी नहीं आएगा, आप रोते फिरोगे, आपका लोन आने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो ये आप समझ सकते हो इससे। फिर एक स्कीम है स्वामित्व योजना, ये अभी आई है 2025 में आई है स्वामित्व योजना। ये क्या करती है स्वामित्व योजना, तो जिस इंसान के पास में अपनी ज़मीन है उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में कितनी ज़मीन है, उसका रिकॉर्ड तैयार होगा। उस रिकॉर्ड के आधार पे मैं बैंक में जाके बोल सकता हूँ, जी सर मेरे पास है ना इतनी सारी ज़मीन है, आप मेरे को ज़मीन पे लोन दे दो, तो भूमि रिकॉर्ड के आधार पर मेरे को लोन मिल जाता है। तो ये स्वामित्व स्कीम के साथ जो है ना, इसमें भूमि का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इसके साथ में भी एकीकरण हो जाएगा। क्योंकि अभी हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उसमें ग्रामीण स्कोर चेक किया जा रहा है, क्रेडिट का स्कोर चेक किया जा रहा है, और अगर किसी इंसान के पास में स्वामित्व योजना के तहत उसके पास में अपनी भूमि का, अपने लैंड का रिकॉर्ड है, तो वो जाके क्रेडिट मांग सकता है, सर हमें लोन दे दो क्योंकि हमारा क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है और हमारे पास में भूमि का रिकॉर्ड भी है। ठीक है, इस प्रकार से काम करेगी। अब ये तो थी ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की पहल। उसके अलावा
कुछ और भी पहल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। किसके लिए? बजट जो 24-25 का, सॉरी 25-26 का है ना, उसमें कुछ और पहले भी चलाई गई है। जैसे एक भारतीय डाक रूपांतरण, जो भारत में डाकघर है ना, जो पोस्ट ऑफिस है, इसमें जितने भी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे लोग हैं, जैसे 1.5 लाख डाकघर, ये आंकड़े याद नहीं रखने आपको, तो मतलब लाखों डाकघर जो भारत में है, पोस्ट ऑफिस है, फिर उसमें काम कर रहे जो पोस्टमैन होते हैं वो भी लाखों है, उन सब का एक नेटवर्क यूज किया जाएगा। इसके माध्यम से सार्वजनिक रसद, मतलब सार्वजनिक रसद मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमारा लॉजिस्टिक होता है, वो किस प्रकार से काम कर रहा है, कहाँ ईजी रहेगा, उस सब के बारे में एक संगठन तैयार किया जाएगा, एक लॉजिस्टिक संगठन बदला जाएगा, एक लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा डाकघर की हेल्प से। तो ये जितने भी डाकघर हैं उनके लिए तो डाकघर का रूपांतरण ये स्कीम इस प्रकार की है। साथ ही साथ में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ये जो सहकारी आप मतलब समझते हो, जो गवर्नमेंट और लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, और इनका जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लोगों की हेल्प करना होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना, तो वो एक प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इसकी सहायता के लिए भी गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए दिए ताकि इनको मजबूत किया जा सकते। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने पैसे किए। 2025 जो अभी बजट है उसके बारे में बात हो रही है। तो यही था जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है। बस ठीक है, इतनी सी बात थी। प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, प्रीलिम में डायरेक्ट ग्रामीण क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में तो कम ही आने की संभावना, डायरेक्ट इस पर आएगा नहीं। और आप एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किस प्रकार से मदद कर सकता है, गाँवों की इनकम बढ़ानी है, किसानों की इनकम डबल करना एक टारगेट है गवर्नमेंट का, उसमें किस प्रकार से हेल्प की जा सकती है। तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसे यूज कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना तो निल है, इतनी बड़ी तो क्वेश्चन था भी नहीं। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? ये तमिलनाडु गवर्नमेंट और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में दिक्कतें चल रही है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिक्कत है क्या? दरअसल क्या हुआ, एक आइडिया आप ले लो। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है ना, ये मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है यार, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, ये GOV लिख दिया मैंने, आप समझ लेना गवर्नमेंट है। इन्होंने एक बिल पारित किया। अगर कोई भी राज्य की सरकार है वो बिल पारित करती है, पहले उनके पास में अगर दो सभा होती है ना, एक विधानमंडल होता है, विधान परिषद होती है। अगर विधान परिषद नहीं है तो विधानमंडल एक ही होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली एक ही होगी। तो यहाँ पे बिल पेश किया, फिर यहाँ से पारित हो गया, सारे वोट हो गए। उसके बाद में ये भेजा जाएगा राज्यपाल के पास में, यानी कि गवर्नर के पास में भेजा जाएगा। अब गवर्नर के पास में 3 कानून है, गवर्नर के पास में 3 प्रकार के सिस्टम है। गवर्नर पहले क्या करेगा? पहले इससे एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ मुझे मंजूर है, मतलब सहमति दे देगा। सहमति दे दी तो ये बिल पास होके कानून बन जाएगा। पहली बात तो सहमति दे दी। तो फिर गवर्नर इसे असहमति दे सकता है, नहीं मुझे मंजूर नहीं है, आप इसे वापस ले लो। गवर्नर ने वापस भेजा, अब वापस इनके पास में आया, इन्होंने या तो संशोधन कर दिया, गवर्नर को पसंद नहीं था, कुछ दिक्कत थी तो गवर्नर ने बोला दिक्कत क्या है बताओ, लेकिन इन्होंने या तो संशोधन कर दिया या बिना संशोधन के भी वापस गवर्नर के पास भेजा। तो अब की बार गवर्नर को पास करना होगा। पहले में क्या होता, पहले मैं एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ पे मैं अलग पेज पे ही समझ लेते हैं हम। ये यहाँ पे समझो, ये गवर्नर, ये है CM। CM मतलब वो पूरा समझ लेना, मैं CM से समझा रहा हूँ, मतलब पूरी लेजिस्लेटिव जो मंत्री परिषद वगैरह है वो सारा। इन्होंने पहला बिल भेजा गवर्नर के पास में, पास हो गया, हाउस में से बिल आया गवर्नर के पास में। गवर्नर ने पहले दे दी सहमति, एग्री हो गया गवर्नर। अगर एग्री होता तो क्या होगा? एग्री होगा तो ये एक्ट बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा, जो भी बिल आया था वो कानून बन जाएगा। दूसरे में गवर्नर क्या हुआ? असहमत हुआ कि मुझे मंजूर नहीं है, डिसएग्री हो गया। डिसएग्री होगा तो क्या होगा? ये बिल जाएगा वापस इनके पास में, ठीक है, इनको बोलेगा गवर्नर को पसंद नहीं है, तो अब ये क्या करेंगे? इसको या तो संशोधन कर सकते हैं या बिना संशोधन के इन्होंने वापस भेज दिया गवर्नर के पास में, जो अब बताओ हमें तो दिक्कत है। ठीक है, तो अब गवर्नर को क्या करना? अब गवर्नर को एग्री होना पड़ेगा। पहली बार में डिसएग्री हो सकता था और अब वापस आ गया ना, अब तो एग्री करना पड़ेगा। अगर ये मनी बिल नहीं है तो, मनी बिल मतलब धन विधेयक, अगर धन विधेयक है तो उसे तो एग्री करना ही पड़ेगा। धन विधेयक अगर पहली बार भी आ रहा है ना CM के पास से, धन विधेयक अगर गवर्नर के पास में पहली बार भी आ रहा है तो उसे एग्री करना ही पड़ेगा। धन विधेयक मतलब जो बजट वगैरह के बिल होते हैं ना, ये धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं, तो इनको तो पास करना जरूरी है, क्योंकि इससे पूरा व्यवस्था ही रुक जाएगी ना। अगर इसे रोक दिया गया तो पूरा काम ही करना बंद कर दोगे, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो और ये जो बिल पास होता है ना धन विधेयक, वो पहले सहमति ली जाती है, उसके बाद ही पेश होता, ताकि बाद में सहमति की जरूरत होती नहीं है। तो धन विधेयक को तो रोक नहीं सकता। बाकी बिल पहली बार आया, उसे सहमति दे दी तो कानून बन जाएगा। सहमति के बाद अगर असहमति दे दी तो वापस जाएगा,
वापस फिर जो हमारे सीएम है उन्होंने वापस भेजा तो इसको सहमति देनी पड़ेगी। तीसरा क्या कर सकता है, तीसरा ये अपने पास रख सकता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति जी के लिए रख सकता है, प्रेसिडेंट जी के लिए रख सकता है। पहले में इन्होंने सहमति दे दी थी, दूसरे में असहमत हुए थे, तीसरे में ये वापिस नहीं भेजता है, ये राष्ट्रपति की सहमति के लिए अपने पास रख सकता है, प्रेसिडेंट की सहमति के लिए अपने पास रख लिया। अब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, गवर्नर ने राष्ट्रपति की सहमति के लिए रखा, अब ये राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति इसे वही या तो सहमति दे दे तो बिल कानून बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सहमति नहीं देते, डिसएग्री कर देते हैं, तो हो जाएगा वापस इनके पास में। फिर ये वापस भेजेंगे गवर्नर के पास में, गवर्नर वापस भेजेंगे राष्ट्रपति के पास में। फिर भी राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, गवर्नर को तो मानना पड़ेगा। अगर दूसरी बार आ गया तो गवर्नर तो मानेगा पर राष्ट्रपति नहीं मानेगा। आपको समझ में नहीं आ रही, कन्फ्यूजन हो रही है? यहाँ समझो फिर से, सीएम है, ये गवर्नर है, पहली बार भेजा 3 पॉइंट है, या तो एग्री कर लो, स्वीकार कर लो तो बन जाएगा कानून, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एग्री नहीं करते हो, डिसएग्री कर लेते हो तो वापस जाएगा सीएम के पास में, सीएम इसे फिर भेजेगा। अब आपको एग्री करना पड़ेगा, यस एग्री करना ही पड़ेगा। मनी बिल क्या है, मनी बिल को तो एग्री करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम में, मनी बिल को पहली बार में एग्री करना पड़ेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा एग्री कर लिया, डिसएग्री कर लिया। तीसरा गवर्नर ने क्या किया, राष्ट्रपति के पास में भेज दिया, राष्ट्रपति के पास में भेज दिया। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति पहले एग्री कर लेता है तो वो कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति डिसएग्री कर लेता है तो वो जाएगा सीएम के पास में, सीएम वापस भेजेगा तो भी इसे रोक सकता है राष्ट्रपति। दूसरी बात भी राष्ट्रपति के पास आ सकता है तो वो राष्ट्रपति रोक सकता है, गवर्नर नहीं रोक सकता है। तीसरा राष्ट्रपति अपने पास ही रख सकता है, ना तो इसको हाँ बोलेगा ना बोलेगा, अपने पास ही पड़ा रहेगा, मौज करो। और सेम गवर्नर भी कर सकता है, ना यस बोलेगा ना नो बोलेगा, अपने पास रख के जेब में डाल के भूल गया। वो पॉकेट वीटो कहते हैं ना, पॉकेट वीटो, जेब में डाला भूल गया, वो पॉकेट वीटो ये है कि कुछ रिप्लाई मत करो, अपने पास ही पड़ा रखो। तो इस प्रकार से ये पॉकेट वीटो काम करता है। चीज़ समझ में आ गई कि इतनी सारी चीज़ ये चल रही थी। तो एक बार फिर से आप देख लो ताकि आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा। तो अब सीएम थे ना, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, इन्होंने ये बिल भेजा किसके पास में, कितने 10 बिल भेजे थे गवर्नर के पास में। गवर्नर ने ये भेज दिए राष्ट्रपति के पास में भेज दी, ये प्रेसिडेंट को लिखते हैं पीडी। तो पीडी ने क्या किया, एक बिल था उसकी तो दे दी सहमति, तो ये बन गया कानून बन गया। और 7 बिल ऐसे थे वो तो अस्वीकार कर दी कि ये हमें मंजूर नहीं, तो ये वापस चले गए, ये इनके पास ही आ गए। 2 बिल ऐसे थे उन पे ना यस बोला ना नो बोला, अपने पास ही रख लिए कि ठीक है ये हमारे पास पड़े, ये जेब में डाल दिए, ये जेब थी जेब के अंदर डाल दी, पॉकेट वीटो कर लिया। तो अब ये मुद्दा गया कहाँ गया, ये जो तमिलनाडु की सरकार थी ये इसके लेके गई सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट के पास में क्यों गई, सुप्रीम कोर्ट के पास में इसलिए गई कि सर जी ये बात बताओ गवर्नर का काम क्या होता है। गवर्नर पूरा तो राज्य का शासक तो है नहीं, गवर्नर काम ही औपचारिक है। तो गवर्नर अगर इस प्रकार से बिल को रोक लेगा तो हम काम कैसे करेंगे, हमारा काम ही रुक जाएगा ना, हमारा पूरा प्रशासन ही रुक जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा है कि नहीं, गवर्नर इस पे नहीं रोक लगा सकता है, गवर्नर जो हर छोटा से छोटा बिल है वो राष्ट्रपति के पास में नहीं भेज सकता है। ये पूरा मुद्दा है। अब हम आते हैं मेन आर्टिकल पे, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मेन आर्टिकल पे आते हैं। अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ कि विधेयक को मंजूरी देने का मुद्दा था तमिलनाडु गवर्नमेंट और राज्यपाल के बीच में, इस पे सुप्रीम कोर्ट अब सुलझाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, विवाद है उस पर हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसका समाधान करेंगे। और मुद्दा हमने समझ लिया कि मुद्दा क्या था, विधेयक जो था मतलब जो बिल था पेश किया था और राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, और ये पूरा मुद्दा था। उसमें से कुछ बिल है, जैसे ये सारी संख्या लिखी हुई है, 2 को तो विचार में रख लिया, 7 को एनेक्स मतलब एग्री नहीं किया वापस भेज दिया, और 1 को मंजूर कर दिया। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा ये जो कार्यवाही असंवैधानिक है, राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र से बाहर है, राज्यपाल इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता। अगर छोटी छोटी बातों पे राज्यपाल इस प्रकार की कार्यवाही करेगा तो वो असंवैधानिक माना जाएगा। ये बात कर रहा है तमिलनाडु सरकार, कह रही है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब राज्यपाल हमने देखा था, कोई भी बिल है ये संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, ये प्रीलिम के लिए सारी चीजें काम की है, ये मेंस के लिए भी सारा चीजें काम की है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको समझे ना, मैं बता रहा हूँ। मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं, प्रीलिम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं इससे रिलेटेड। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप हर दिन न्यूज में रहता है गवर्नर वर्सेज सीएम, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इस पर हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन बनाना है उस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक पर।
तो वो सारी चीज छोटे छोटे एंगल पता होना चाहिए। गवर्नर क्या क्या चीजें कर सकता है, कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो गवर्नर अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत पावर दी गई है कि उसके पास में 3 शक्तियां हैं। अगर कोई विधेयक है, कोई बिल है, पेश कर दिया जाता है, गवर्नर के पास भेजा जाता है, सबसे पहले वो सहमति दे देगा, दूसरे में असहमति मतलब सहमति नहीं देगा, तीसरा इसे राष्ट्रपति जी के लिए सुरक्षित रख लेगा, वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, फिर हमने देखा था राष्ट्रपति इसके साथ क्या करेगा। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक है तो वो वापस नहीं लौटाया जा सकता, धन विधेयक को पारित करना ही होगा क्योंकि वो पहले से सहमति लेके पेश किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस प्रकार से राष्ट्रपति को ये बिल भेजना ये सही नहीं है, ये असंवैधानिक हो सकता है। फिर अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, ये भी प्रीलिम का टॉपिक, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, तो ये केंद्र सरकार के अंदर में काम करते हैं, तो इन्होंने गवर्नर के पक्ष में बात करी होगी, तो सिंपल सी चीज़ है, वो चीज़ तो मानने वाली है। फिर बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में, सारी चीज़ें हैं, प्रीलिम मेंस दोनों के लिए काम की है। कौन से अनुच्छेद में वर्णन इनके बारे में, 153 से लेके 167, 153 से लेके 167 तक गवर्नर के बारे में लिखा है। हमारे संविधान की भाग 6, हमारे संविधान की भाग 6 में आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 से 167, 167 तक के गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में लिखा हुआ है। राज्यपाल एक मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव प्रमुख होता है, राज्य का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है। वास्तविक नहीं है, नॉमिनल है। वास्तविकता मतलब क्या होता है, वास्तविकता मतलब तो जो रियल में काम करता है वो कौन है, वो सीएम है हमारे, और ये गवर्नर है वो कार्यकारी है। वास्तविक में ये नहीं है, ये कार्यकारी अध्यक्ष है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, वास्तविक में सीएम है और ये कार्यकारी अध्यक्ष है, नाम मात्र का अध्यक्ष है। ठीक है, ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। यहाँ पर है राज्य मतलब सीएम देख लो, यहाँ पे है पीएम। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए पुल है ना, ये गवर्नर है, ये इधर की बात इधर करेगा, इधर की बात इधर करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। केंद्र सरकार को लगता है कि राज्य बाहर जा रहा है तो गवर्नर के थ्रू राज्य को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसकी कई बार आलोचनाएं भी होती हैं, वो हम अलग मुद्दा हम देखेंगे, आगे बात भी करेंगे गवर्नर के लिए आलोचना क्या क्या होती है। फिर नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। याद रखना, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, पीएम का यस, सीएम का यस, बट गवर्नर का कोई चुनाव नहीं होता है। गवर्नर है, केंद्र सरकार को लगता है अगर मेरे को गवर्नर बनाना है, मेरी एज 35 साल है, ठीक है, मैं भारत का नागरिक हूँ, केंद्र सरकार मेरे को गवर्नर बना सकती है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बनाएगी केंद्र सरकार, बट अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। सिंपल पॉइंट समझ में आ गया। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर है ये केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है, मतलब केंद्र सरकार के अधीन कोई जॉब नहीं है, यह एक संवैधानिक पद है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। मतलब आप कहेंगे कि इतने इजीली इसका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो ये क्या है, इसका वैल्यू क्या नहीं, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट ने बात कही हुई है। तो अगर कहीं क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर एक नॉर्मल पोस्ट ही है तो इसके बारे में इतना वैल्यू क्यों है, नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये एक संवैधानिक कार्यालय है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1980 में। ठीक है, 1980 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। ठीक है, योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की इसकी उम्र होनी चाहिए। चीज समझ में आ गई इतनी, ठीक है। साथ ही साथ में अब गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नियुक्ति, सबसे पहले नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। कैसे नियुक्ति की जाएगी, कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए गुजरात में किसी व्यक्ति को गुजरात में गवर्नर के रूप में नियुक्त करना है, तो पहली बात ये उस गुजरात का नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को भी गुजरात में एज ए गवर्नर अपॉइंट करना है वो गुजरात का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए गुजरात का, क्योंकि अगर कोई गुजरात का व्यक्ति गुजरात में गवर्नर बन गया तो इसकी और सीएम की आपस में बनेगी नहीं, आपस में दोनों लड़ेंगे, इसका इन्फ्लुएंस भी होगा, ये चाहेगा राजनीति वगैरह करूं, तो राजनीति वगैरह से बचाने के लिए ये व्यक्ति गुजरात का नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को गुजरात का गवर्नर बनाना है तो सबसे पहले गुजरात का जो सीएम है, चलो गुजरात में तो बीजेपी का सीएम है, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक में किसी व्यक्ति को बनाना है तो कर्नाटक का जो सीएम होगा
उससे पहले चर्चा की जाएगी। हर राज्य में की जाती है, बट कर्नाटक का एग्जाम्पल सही है क्योंकि वहाँ पे सरकार भी दूसरी है। जहाँ सरकार दूसरी होती है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो कर्नाटक का जो सीएम होगा, अभी तमिलनाडु का जो सीएम है, उससे राष्ट्रपति बात करेंगे कि भाई हम इस व्यक्ति को तमिलनाडु का वो गवर्नर बना रहे हैं, आपकी क्या राय है। फिर भी अगर तमिलनाडु का सीएम बोले नहीं इस व्यक्ति को मत बनाओ, तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि उसकी बात को मान लेगा, बट पूछेगा जरूर, उससे कांटेक्ट जरूर करेगा फ़ोन करके, हाँ जी सीएम जी बात कर रहे हो क्या तमिलनाडु के, तो भाई मेरे को है ना इसको गवर्नर बनाना तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु के वो सीएम थे, उन्होंने बात करी कि नहीं यार इसको मत बनाओ, ये तो ख़राब इंसान है, तो ठीक है आप अपनी राय दे दी, बट हम इसी को बनाएंगे। तो वो सुनते नहीं, बट राय पूछते जरूर है, वो तो राय वो रखते जरूर, फॉर्मेलिटी जरूर करते हैं, वही वाली बात है। ठीक है, मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है। साथ ही साथ में और राज्य का जो उच्च न्यायालय के मुख्याधीश होते हैं, मतलब हाई कोर्ट, एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनसे नहीं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनसे भी पूछा जाएगा, और क्योंकि शपथ भी वही दिलाते हैं इनको। ठीक है, और कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। जिस दिन से ऑफिस में गए तब से 5 साल तक वो राज्यपाल के रूप में काम करेंगे, मौज करेंगे। और हटाना कैसे होता है, खुद त्याग पत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को मौज आ गई तो राष्ट्रपति ने बोला भाई साहब आप फ्री हो जाओ, तो ये राष्ट्रपति की प्रसन्नता, मतलब राष्ट्रपति की खुशी पर निर्भर करता है। इनडायरेक्टली मोदी जी की खुशी पर, इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री की खुशी पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति की नहीं। मतलब कहने में तो राष्ट्रपति लिखना है तो राष्ट्रपति लिखना है, बट इनडायरेक्टली आप समझ लेना कि मोदी जी की खुशी पर निर्भर करता है। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति जी की जो खुशी है ना, ये गलत है, क्योंकि यार कोई व्यक्ति है वो जैसे कि मेरे को बना दिया है तमिलनाडु का सीएम, वो गवर्नर बना दिया है, पर मेरे को लगता है कि भाई हर बात में तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ बोलना, वहाँ पे टांग अड़ाना, ये गलत है। तो मैं केंद्र सरकार को बोलूँगा यार ये छोटी छोटी बातों के लिए मैं पंगा नहीं करूँगा, क्योंकि इससे व्यवस्था वो नुकसान हो रहा है। तो केंद्र सरकार मेरे को तो हटा देगी कि नहीं निकलो आप, अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो हम निकाल देंगे। पर अगर मेरे को लगता है कि नहीं यार मेरे को ऐसे निकाल नहीं सकते, मतलब टफ, आप आईएएस समझ लो, आप कहीं के आईएएस हो, अगर आप गवर्नमेंट के विरुद्ध में काम कर रहे हो तो आपकी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अगर आपको भरोसा हो कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है तो आप अच्छे से काम करोगे, लेकिन आपको अगर डर है कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप अच्छे से काम नहीं करोगे। तो वह सेम इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नर को राष्ट्रपति अपने मन से जो हटा सकता है ना, ये चीज़ सही नहीं है, इसके लिए पूरा प्रोसेस होना चाहिए, ये वाली बात है। अमेरिका में क्या मॉडल है, अमेरिका में वही है, इसमें जो गवर्नर होते हैं उनका सीधा इलेक्शन होता है, डायरेक्ट वो इलेक्टेड किया जाता है। कनाडा में क्या मॉडल है, कनाडा में वही अपनी तरह ही है, इनको गवर्नर जनरल होते हैं ना केंद्र के, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा, वहाँ पे केंद्र गवर्नर जनरल होते हैं, उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो हमारा जो मॉडल है वो यहीं से लिया गया है, कनाडा के मॉडल से ही। ठीक है, राज्यपाल को भेजा गया बिल, तो पहले में राज्यपाल सहमति दे देंगे, हमने ऊपर बात करी थी आर्टिकल 200 के तहत, दूसरे में रोक लेंगे, और तीसरा राष्ट्रपति के पास में भेजेगा, और राष्ट्रपति से हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। अगर कोई विधेयक है वो आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है, कौन कौन से प्रकार के विधेयक उनके अपने पास रख सकता है, यानी कि कोई संविधान के खिलाफ हो, ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, स्टेट डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, इसके खिलाफ कोई काम कर रहे हो, ऐसा कोई कानून बना रही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब राज्य सरकार है, वो इस प्रकार का कोई कानून बना रही है जहाँ से देश के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, संविधान के विरुद्ध में कोई काम हो रहा हो, तो ऐसा कोई बिल है तो उसको रोक सकता है अपने पास लाके, ना तो राष्ट्रपति के पास भेजेगा ना उसको वापस में भेजेगा, अपने जेब में डाल के सो जाएगा, सुबह उठेगा तब तक वो सरकार बदल जाएगी, फिर उसको फाड़ के फेंक देगा। इस प्रकार के भी काम वो कर सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बार बार एक कमीशन भी बने थे, एक सरकारिया कमीशन बना था 1983 में, ठीक है, और ये राष्ट्रीय आयोग भी कमीशन भी बना था, पुंछी आयोग भी बना था। ये सब क्यों बने थे, इनको मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। पहले ये जो पूरा टॉपिक है इससे प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकते हैं, गवर्नर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, संविधान में क्या प्रावधान है गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिकल कौन कौन से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, कौन अपॉइंट करता है, कितना कार्यकाल हो सकता है, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये आसान वाले वो है फ्रूट, एक पेड़ है वहाँ से हाँ हमारा हाथ पहुँचता है, उससे नीचे कोई वो लगा हुआ है, फल लगा हुआ, तो वहाँ से अपन तोड़ के खा सकते हो। तो ये बहुत ही हैंगिंग फ्रूट है जिसको हम कभी भी खा सकते हो, बहुत ही ईजी फ्रूट है। तो वो वाली चीज़ है, पेड़ा समझ लो, पेड़ा बहुत इतना ईजी वाला टॉपिक है, तो इसको तो रट्टा मार लो। तो इस प्रकार से प्रीलिम में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा पूरा आर्टिकल टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गवर्नर वर्सेज सीएम देखने को मिलता है, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। गवर्नर वर्सेज
राज्य का मुद्दा है, क्वेश्चन बन सकता है। गवर्नर का जो पद है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। गवर्नर के पद का क्या प्रावधान होने चाहिए, उसके क्वेश्चन बन सकता है। गवर्नर वर्सेस सीएम का जो मुद्दा है उसमें क्या सुधार किया जा सकते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। 1000 एंगल से घुमा के क्वेश्चन बन सकता है। कहीं से भी कैसे भी करके इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली सीएम कौन थे, केजरीवाल, और गवर्नर, इनके बीच में बहुत लंबे समय से टकराव चलता रहता। सुप्रीम कोर्ट माथा फोड़ फोड़ के मर गया, भाई ऐसा मत करो मत करो मत करो, बट ये चला आ रहा था। तो ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि इस पे क्वेश्चन किसी भी एंगल से बन सकता है। ऑलरेडी बहुत बार बने हैं और भी बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को तो रट लो, एकदम खा जाओ। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बात करनी है अगर गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर के पद के बारे में बता दो, ये आर्टिकल में इस वर्णन है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से नहीं काम करता है। ठीक है, क्या क्या चैलेंज देखने को मिलता है। गवर्नर है वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, वहाँ पे प्रशासन को रोकने में वो रोक देता है, वो काम करने में रोक देता है, अपने पद का मिसयूज करता है, ये संघवाद के खिलाफ है। इस प्रकार के चैलेंज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि गवर्नर है वो काम ही नहीं करने देता है। तो कुछ मुद्दे भी आप गिना सकते हो। फिर सुधार के लिए तो ये अलग अलग कमीशन बने थे, इनका नाम ले दो कि सरकारी आयोग बना था 1983 में, फिर पुंछी कमीशन बना था 2007 में, पुंछी आयोग है। तो इन्होंने अलग अलग सिफारिशें दी थी। इन्होंने क्या किया कि गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो सीएम की सलाह पे होनी चाहिए, तो रियल में सीएम की सलाह पर ही होनी चाहिए, ऐसे एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, उसकी सलाह पर ही करना है। फिर कुछ दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि गवर्नर है उस राज्य से नहीं होना चाहिए, अभी भी नहीं होता बट बिल्कुल एकदम नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि गवर्नर जो है बन रहा है उसका लास्ट 10-15 साल से राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है, बिल्कुल अलग सार्वजनिक फील्ड का व्यक्ति बनाओ तो राजनीति से दूर रहे। चौथा है गवर्नर को, अगर किसी व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाता है तो उसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, किसी ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, एकदम अलग व्यक्ति को ही बनाओ। ठीक है, ऐसे पॉइंट आप दे सकते हो। फिर किसी व्यक्ति को अगर गवर्नर को वहाँ पे बना रहे हो तो उसको अचानक मन चाहे वह कभी भी हटा नहीं सकते हो आप, एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए कानून में, संविधान में पूरा प्रोसेस बनाओ ताकि उसको मन चाहे कभी भी हटाने की आवश्यकता ना पड़े, कभी भी ना हटा दो। तो इस प्रकार के आप सुधार दे सकते हो और निष्कर्ष लिख सकते हो। तो ये गवर्नर के बारे में बहुत डिटेल आर्टिकल है और 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना अच्छा आर्टिकल है, इतना 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीलिम मेंस इंटरव्यू कहीं पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, इसके बारे में NMCM, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन। क्या है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन? सांस्कृतिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया है, भारत की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की शुरुआत करी है। किसने शुरुआत करी है? पहला पॉइंट आप ये याद रखना, संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये जो स्कीम है, ये जो मिशन है, किसने शुरू किया है? कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, सांस्कृतिक मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोग्राम है वो शुरू किया गया। तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, याद रहेगा। दूसरा क्या है ये NMCM, नेशनल, जो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन, ही है क्या? इसे 2017 में लॉन्च किया गया था सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? 2017 में। किसके द्वारा? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। दूसरा पॉइंट याद रहेगा, पहला कब? 2017 में। किसके द्वारा? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? एम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत की संस्कृति जो है उसका मानचित्र तैयार करना है, संस्कृति जो विविधता है उसको उभारना है, जो कलाकार है, स्थानीय जो कलाकार है उनके समर्थन करना है, उनके समुदाय को बढ़ावा देना है। और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है? कहानियाँ हैं, अनुष्ठान है, कला है, भाषाएं हैं, विरासत है, जो खान पान है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। उद्देश्य की बात यही हमने करी ली अभी कि जो भारत के गांवों की आत्मनिर्भरता उसको बढ़ाना है, हमारी कला को बढ़ाना है, हमारे जो कलाकार हैं उनको बढ़ाना है, हमारे आर्ट को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जा रही है। इसके अंतर्गत 6 लाख गाँवों को, जो गाँवों के मानचित्र वो तैयार किया गया है, 4 लाख गाँवों का मानचित्रण बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्ट वगैरह याद रखने की आपको आवश्यकता है नहीं, सिंपल सी बात है। घटक क्या क्या है इसमें? घटक मतलब कंपोनेंट क्या क्या इसके? तो सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हमारी संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो अलग अलग प्रकार के कलाकार होते हैं, ठीक है, जो एक्टर होते हैं उनकी वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, उनको ID प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ में सांस्कृतिक अवसंरचना के बारे में बताया जा रहा है, पूर्व इनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है।
कलाकार के कल्याण के लिए अलग अलग स्कीमें चलाई जा रही है ताकि कलाकार को उनका इंपॉर्टेंस, उनका सिग्निफिकेंस के बारे में बताया जा सके। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, साथ ही साथ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा इसे कार्यान्वयन किया जाता है। मतलब कार्यान्वयन का मतलब क्या होता है? इसे लागू कौन कर रहा है? तो कल्चरल मिनिस्ट्री और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, इसके द्वारा इसे लागू किया जा रहा है, इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? सांस्कृतिक मंत्रालय और राष्ट्रीय कला केंद्र मंत्रालय के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर मेरा गांव मेरी धरोहर ये मिशन है, वो भी इसके साथ साथ चला जा रहा है। तो ये 7 श्रेणियाँ वगैरह, ये थोड़ा बहुत पॉइंट है, थोड़ी चीज़ इसके बारे में याद रखना। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पहलें चलाई है? हमारा जो कल्चर है उसको संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं? तो एक है गुरु शिष्य परंपरा, ये सारी रटने वाली गुरु शिष्य परंपरा है, क्योंकि मेंस में लिखने में काम आएगी। ठीक है, तो गुरु शिष्य परंपरा है, बाकी ये डिटेल नहीं पढ़ना, बस ये इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये क्या है कि इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कल्चर के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए, ऐसा कुछ लिखना हो तो वहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा है। फिर ठीक है, सांस्कृतिक संपत्ति का समझौता है, ये लिख सकते हो। अमेरिका के साथ में समझौता किया है हमने। ऑडिट हेरिटेज 2.0 स्कीम चलाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। CSR फंड के तहत स्मारकों के लिए फंड दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। ठीक है, फिर ये 4 इसके और सुविधा दी जाती है, शौचालय की व्यवस्था की जाती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह वो सारी चीज़ें चलाई जा रही है, सुरक्षा रखी जा रही है, उनकी ज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये और भी कुछ कोशिश की जा रही है इसके लिए। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था, किसके बारे में? इस मिशन के बारे में था। तो ये ठीक है, इसका प्रीलिम में बनने की संभावना है, मेंस में डायरेक्ट बनेगा नहीं, और क्वेश्चन यूज हो सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल के रूप में काम आ सकती है। किस प्रकार से हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या इसके लिए प्रयास कर रही है और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप सुझा सकते हो, एक वे फॉरवर्ड के रूप में इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ये मेंस का क्वेश्चन है, इसे जरूर अटेंड करना। मैंने बोला था मेंस वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसे जरूर अटेंड करो ताकि पता तो चले भाई किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अटेंड किया करो, PYQ जरूर अटेंड किया करो, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन लेके आया था अभी? उत्तराखंड। उसके बाद में अब किसकी बारी है? गुजरात की। जहाँ जहाँ BJP की गवर्नमेंट है वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। ठीक है, अच्छी बुरी बातें हम ऑलरेडी उत्तराखंड वाले में बातें कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने आंसर भी लिख लिया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया है तो चल जाएगा। ओके, ये पूरा आर्टिकल है। नेक्स्ट ये चीज़ हमारे काम नहीं है, शिपिंग इंडस्ट्री वगैरह के बारे में है, तो इतना कुछ है नहीं इस आर्टिकल में, एडिटोरियल लिखा है बट पॉइंट कुछ भी नहीं लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट है हेमनी वायरस के बारे में। हेमनी वायरस के बारे में क्या है? ये हेनिपी वायरस, हेनिपा वायरस। हेनिपा वायरस के बारे में बात करें तो ये एक जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है? ये है एनिमल, ये है ह्यूमन। एनिमल से ह्यूमन को कोई बीमारी होती है तो उसे जूनेटिक डिजीज़ कहा जाता है। जूनेटिक मतलब एनिमल से इंसान को हो रही है, मानव से पशु से मानव को कोई बीमारी होती है या मानव से पशु को कोई बीमारी होती है, उसे जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। तो ये जो है हेनिपा वायरस है, ये एक जूनोटिक बीमारी है। ये नकारात्मक संवेदी होती है। नकारात्मक मतलब नेगेटिव कर देती है, हमारे जो सेंस होते हैं जिससे सेंसरों से हम काम करते हैं उनको नेगेटिव कर देती है। और इनका होस्ट कौन होता है, किससे फैलती है? ये जो फ्रूट बैट होता है, चमगादड़, फल चमगादड़ होते हैं जो फलों पे जैसे दिखते रहते हैं, फ्रूट बैट, इनके कारण ही फैलती है। ये इसके होस्ट के रूप में भूमिका निभाते हैं, जिसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। ये जो फ्रूट बैट है इसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। ये होस्ट की भूमिका निभाते हैं। तो ये साले चमगादड़ हर जगह मर जाते हैं। जैसे कोरोना होता है उसमें भी चमगादड़ों की भूमिका थी, और यहाँ पे भी हेनिपा में भी ये आ गए सारे। और हेनिपा प्रजातियों को बाधा को पार लेती है, मनुष्यों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है, मतलब इंसानों को भी चली जाती है, जानवरों में भी हो जाती है, तो सबको ये नुकसान करती है, बहुत ही खतरनाक है। क्या होता है? सांस लेना रुक जाती है। मोस्ट ऑफ बीमारियों में देखा जाता है कि आजकल कि जो ऐसी फैलती है ना, संक्रामक बीमारी होती है, कॉन्टीजियस बीमारी होती है, टच में आने से फैलती है, उसमें श्वसन की बीमारी होती है, मतलब सांस आना रुक जाती है, सबसे पहला वो है इसमें। और इसके कारण 70% चांस है इससे लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसको भी होती है उसमें 70% लोगों की मृत्यु हो जाती है इस बीमारी के कारण। दो होती है, एक हेड्रा वायरस है, एक निपा वायरस है, दोनों है निपा वायरस की बीमारियों के रूप है। मतलब जो है निपा वायरस है उसमें एक हेड्रा वायरस है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, निपा वायरस है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? जो भी एक दो जी चमगादड़ है, घोड़े हैं, सूअर है, वो इनके संपर्क में आओगे और ये ऑलरेडी बीमार है तो आप बीमार हो जाओगे। दूषित खाना वगैरह खाओगे तो आप बीमार हो सकते हो।
और नाक में जैसे टच में आने से भी ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकते हैं। इस प्रकार से ये फैलती है। लक्षण क्या है, ये लक्षण याद रखना, संक्रमण याद रखना, ये सारी चीज़ें काम की, लक्षण संक्रमण वगैरह सारी। चक्कर आना है, सिर दर्द है, बुखार है, ये सारी चीज़ें हो सकती है और इसमें मृत्यु भी हो सकती है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें मृत्यु भी हो सकती है हेनिपा के तहत। तो ये आर्टिकल था हेनिपा के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है ईरान की एक न्यू मिसाइल है। मिसाइल का नाम क्या है, मिसाइल का नाम है एतमाद मिसाइल। एतमाद का मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वासी मिसाइल है। ये ईरान ने लॉन्च की है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रस्ट। 1700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। और ये बाकी डिटेल याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस याद रखना एतमाद क्या है। एतमाद एक मिसाइल है, किसकी मिसाइल है, एक ईरान की मिसाइल है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 1700 किलोमीटर तक जाती, इतने पॉइंट याद रखना, क्योंकि ईरान की है तो बेसिक पॉइंट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एतमाद वर्ड याद रखना, एतमाद वर्ड एक मिसाइल का नाम था। फिर गदर 380, गदर मूवी मतलब वो पाकिस्तान वगैरह नहीं है, गदर को आप पाकिस्तान से आगे भेज दो ईरान के लिए, ठीक है। गदर मूवी ऐसे रिलेट करो, गदर मूवी में सनी देओल पाकिस्तान गए थे गदर 1 में, तो ये गदर 380 है, मतलब अब तो ईरान पहुंच गया सनी देओल, ठीक है। तो सनी देओल है अब वो ईरान पहुंच गया, तो गदर 380। तो ये एक ईरान की युद्ध पोत होती, जो ये वॉरफेयर वगैरह होती नहीं होते, एंटी वॉरफेयर होती है। तो ये एक एंटी वॉरफेयर क्रूज मिसाइल है जो उनको नष्ट करने में काम आती है। ये भी ईरान की है, गदर 380, 1000 किलोमीटर इसकी क्षमता है। बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन है, इसको जरूर अटेंड करना। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, PYQs हैं, इनको अटेंड करो, इसके बारे में आंसर देने की कोशिश करो और मेंस के भी आंसर देने की कोशिश करो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।